दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी दरोगा भर्ती और जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें पूछे गए थे। आज इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले भी 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्वेश्चन नंबर 41। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, जो हमारी संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और साथ ही साथ संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। जबकि आप देखोगे, आपको संविधान सभा की कुछ प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष के नाम याद रखने हैं। जैसे इस साइड में कुछ समिति लिखी गई है और इस साइड में उनके अध्यक्ष के नाम लिखे गए हैं। जैसे अभी आपसे पूछा गया, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। नेक्स्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय संविधान समिति। जो प्रांतीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों ध्यान रखना, जो ये प्रारूप समिति थी इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की जाती है। इसके अंतर्गत मेंबर की संख्या 7 थी, जबकि इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं जो मौलिक अधिकार की उप समिति थी उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। और जैसे ही एच.सी. मुखर्जी का नाम सामने आया तो आपके याद आना चाहिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके 2 उपाध्यक्ष थे। एक थे वी.टी. कृष्णमाचारी और दूसरे कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट, प्रक्रिया नियम समिति, राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखो, इसमें वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, एक ये तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति, नेक्स्ट प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ और संघीय। जब भी आप संघ या फिर संघीय वर्ड देखोगे, इन दोनों के क्या होगे? जवाहरलाल नेहरू होगे। तो ये दोनों भी काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारत के संविधान का जो मूल दस्तावेज है उसको अपने हाथों से लिखा गया था। दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वह पहले इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया, उसके बाद वह हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया। और जब इसको लिखा गया, ये दोनों फॉर्मेट में ये हाथों से ही लिखा गया था। जब इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इटैलिक फॉर्मेट यूज किया गया था। साथ ही साथ आपको ये भी बात याद रखनी है कि जैसे हमारे संविधान के अंतर्गत काफ़ी सारे पृष्ठ हैं, तो प्रत्येक पृष्ठ को, प्रत्येक पेज को जो शांति निकेतन के कलाकार थे उन्होंने क्या करा था? भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को अलंकृत किया था। आप देखोगे चारों साइड में जो कलाकारी की गई है वो शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो देखो, भारतीय संविधान में भागों की संख्या 22 है। वहीं आर्टिकल की संख्या 395, पार्ट्स की संख्या कितनी? 22। और जो अनुसूची अर्थात शेड्यूल हैं उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 12 है। जबकि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें संख्या कितनी थी? 8 थी। कब? जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन वर्तमान में जो संख्या है वो ये है। अब आप ये सोचो कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बनकर तैयार हुआ था? तो आप कहोगे 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। जबकि ये लागू कब हुआ था पूर्ण रूप से? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्योंकि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था इसी दिन भारत क्या बना था? एक गणतंत्र देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। भारत एक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र होता है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन वहां पर राष्ट्र का जो देश है उसका कोई भी पर्सनल धर्म नहीं होता है, वह सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करता है। आप दूसरी बात ये भी नोटिस करोगे, जो सेक्युलर कंट्री होती हैं, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, इन कंट्रियों में प्रत्येक व्यक्ति को
धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान होती है कि भाई वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन वो किसी सामने वाले व्यक्ति के धर्म को क्या नहीं पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार की जो भावना होती है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में होती है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर राज्य का कोई धर्म नहीं है, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राष्ट्र क्या करेगा, सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करेगा। लेकिन आपने एक बात देखी होगी, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहाँ से क्या कर दिया जाता है, कभी कभी लाउड स्पीकर्स को हटवा दिया जाता है, या फिर जो मीट की शॉप्स होती हैं उनको कभी कभी बंद करवा दिया जाता है। तो ये किस लिए किया जाता है? तो जब आप देखोगे भारतीय संविधान का भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम दिया गया है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक कब लगाई जा सकती है? अगर आप लोक व्यवस्था, हेल्थ या फिर नैतिकता जो होती है, अगर आप इन 3 चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करते हो तो राज्य क्या करेगा, आपके धार्मिक मैटर में भी इंटरफेयर करेगा। जैसे उनको लगता है कि कभी इस चीज़ से पब्लिक व्यवस्था, जो लोक व्यवस्था है, वो ना बिगड़ जाए, तो वो क्या कर देता है, इस प्रकार की एक्टिविटी कर देता है। कौन? राज्य। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे संविधान की प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। उन 3 शब्दों में से एक था धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, और जो 2 अन्य वर्ड थे वो थे समाजवाद और अखंडता। ठीक है, यानी कि ये जो तीनों वर्ड थे इनका नाम है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को ही दूसरे शब्दों में क्या बोल देते हैं, धर्मनिरपेक्ष बोल देते हैं। हालांकि इनमें टेक्निकल फर्क है, लेकिन फिलहाल के लिए यह मान के चलो कि पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष एक ही होता है। और दूसरा वर्ड कौन सा था? समाजवाद। और तीसरा कौन सा था? अखंडता। ये तीनों के तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा इमरजेंसी के टाइम पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं उनमें जो राज्य सरकार होती है, जो राष्ट्र होता है, उसका कोई भी धर्म नहीं होता। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जैसे ऑप्शन ए है, तो इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर देखा होगा आपने, जब कभी कोई हज के लिए जाता है या फिर कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, तो उनमें से कुछ को क्या करी जाती है, सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। फिर आप देखोगे जैसे राम मंदिर है, राम मंदिर के टाइम पर क्या है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सारी एक्टिविटी कौन करता है? राज्य ही तो करता है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना ऐसा भी नहीं होता। तो देखो, जब आप भारत में देखोगे, भारत में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि राज्य किसी भी धर्म के खिलाफ है। तो राज्य सरकार यानी कि जो राष्ट्र है वो क्या है, वो सभी धर्मों के साथ में क्या करता है, समान व्यवहार करता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। देखो, गणतंत्र को अंग्रेजी में रिपब्लिक कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो भी देश के अंतर्गत हाईएस्ट पोस्ट है वो सभी के लिए ओपन है, यानी कि ओपन फॉर ऑल है। उसको कभी भी क्या नहीं करा जा सकता, रिजर्व नहीं करा जा सकता। उसको कभी भी वंशानुगत तरीके से फिल नहीं करा जा सकता। जैसे आप भारत में देखोगे, भारत के अंतर्गत हाईएस्ट पोस्ट किसकी है? प्रेसिडेंट की है, यानी कि राष्ट्रपति की है। और राष्ट्रपति का जो पद होता है हमारे यहाँ पर, वो इलेक्शन के द्वारा फिल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको उठाकर ऐसे ही वंशानुगत तरीके से चुन लिया या फिर नॉमिनेट कर लिया। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे यहाँ पर पोस्ट है ना, हाईएस्ट पोस्ट भी, वो क्या है, सबके लिए ओपन है, उस पर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। और उसके लिए हमने वंशानुगत तरीके को नहीं अपनाया, हमने क्या करा है, एक इलेक्शन का माध्यम अपनाया है। और वो इलेक्शन किस तरीके से होता है हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट का, वो होता है इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जिसमें जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, जबकि आप देखोगे जो प्रधानमंत्री है हमारे, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में क्या होता है भाई, लोकसभा का इलेक्शन होता है। लोकसभा के इलेक्शन में हम क्या चुनते हैं, अपने यहाँ से एमपी चुनते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम सांसद बोलते हैं। और सांसद के लिए कौन वोट करता है, हमारे भारत की सीधी जनता। जैसे कि आप भी देखोगे अपने एरिया में कि हमारे यहाँ पर ये सांसद है, तो उस सांसद को आपने डायरेक्ट चुना है, आपने सीधा जाकर उसको वोट किया है। तो जिसमें आप सीधे वोट करते हो, डायरेक्ट वोट करते हो, वो क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन।
और जिस इलेक्शन में आप सीधे पार्टिसिपेट नहीं करते वो क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो आपने देखा भी होगा कि जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, जब द्रौपदी मुर्मू जो का इलेक्शन हुआ, कोई आप लोगों ने थोड़ी ना उसमें पार्टिसिपेट किया। किसने पार्टिसिपेट किया, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, उन लोगों ने उसमें भाग लिया है। अब कौन कौन से एमपी, कौन कौन से एमएलए उसमें भाग लेते हैं वो जानेंगे हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। फिलहाल के लिए ये जानो कि भारत क्या है, एक गणतंत्र देश है। और भारत गणतंत्र देश कब बना था, जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस। और ये जो गणतंत्र का कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया था, ये लिया था फ्रांस से, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। फ्रांस से क्यों लिया था, देखो जब आप देखोगे जो हमारी प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसके अंदर लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी मतलब समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व की भावना जो होती है। ये तीनों के तीनों कंसेप्ट कहाँ से लिए थे, हमने फ्रांस से लिए थे। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो गणतंत्र है ना, गणतंत्र की व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है, फ्रांस से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। तो देखो जो उद्देश्य एवं विचारों में समानता होती है वो एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो काफी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो ये क्या थे, हमारी संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष थे, स्थायी रूप से। लेकिन जब भारतीय संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय पर जो हमारे उस समय पर सबसे वरिष्ठतम अध्यक्ष थे पूरी संविधान सभा में, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको क्या चुना गया था, उस समय पर संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। और जब इनको अध्यक्ष चुना गया था तो ये टेम्परेरी रूप में चुने गए थे, यानी कि ये परमानेंट नहीं थे। परमानेंट किसको चुना गया था, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति। और इनको राष्ट्रपति कब चुना गया था, तो आप कहोगे 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी से रिलेटेड और बातें बताओ। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या चीज़ें हुई थी, 4 चीज़ें हुई थी। एक तो हमने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और संविधान सभा का जो अंतिम सत्र हुआ था वो भी इसी दिन हुआ था। नेशनल एंथम हमारा क्या है, जनगण मन। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, वंदे मातरम। और जो संविधान सभा का अंतिम सेशन हुआ था वो भी क्या हुआ था, इसी दिन एक्सेप्ट हुआ था। और चौथी बात क्या है कि जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको भी भारत का प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि संविधान सभा में कितने मेंबर थे, 389। 389 में से 296 कहाँ से आते थे, ब्रिटिश प्रांत से। और 93 कहाँ से आते थे, देसी रियासतों से। और ये कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांत से। अब इन 296 में भी क्या थे, एक तो गवर्नर के प्रांत से आते थे, 11 गवर्नर के प्रांत होते थे, उनसे आते थे कितने, 292 सदस्य। और 4 आते थे कहाँ से, 4 चीफ कमिश्नरी अक्षेत्र से आते थे। कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये आपको चारों को चारों याद रखने हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 292 और 4 कौन से, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये हो जाते हैं 296 जो कि ब्रिटिश प्रांत से आते थे। और 93 कहाँ से, देसी रियासत से। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 389, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि बाद में क्या हुआ, अखंड भारत का बंटवारा हो गया, 90 सीट चली गई कहाँ पर, पाकिस्तान के अंतर्गत। और इंडिया में इसके बाद कितनी बची, 299 सीट, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। और जब भारतीय संविधान सभा की प्रथम मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो आप कहोगे 211 लोगों ने। जबकि 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, उसमें कितने लोगों ने किया था हस्ताक्षर, 284 लोगों ने। और इन 284 में कभी कभी वुमेन का नंबर भी पूछा जाता है कि कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जाए कहीं से भी आपको तैयार रहना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी। तो देखो जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसको सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अंतर्गत गाया गया था। कहाँ पर, कलकत्ता में।
नेक्स्ट आपको याद रखना है, जनगण मन के अंतर्गत 5 स्टंजा हैं और इनको गायन करने का समय कितना है, 52 सेकंड। जो हमारा जनगण मन है इसको बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था। कौन सी, बंगाली लैंग्वेज। लेकिन इसको 1919 में, कब, 1919 में इंग्लिश के अंतर्गत ट्रांसलेट कर दिया गया था। ठीक, इतनी बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट अगर हम इससे जानना चाहें कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को, उसमें गाया गया था। लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ, 1912 में। और जो प्रकाशन हुआ कौन सी पुस्तिका में हुआ, कौन सी पत्रिका में हुआ, तत्वबोधिनी पत्रिका थी, उसके अंतर्गत इसका प्रकाशन 1912 में हुआ। इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया कि 24 जनवरी 1950 को 4 चीज़ें हुई। क्या, नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन। नेशनल एंथम का मतलब क्या होता है, हिंदी में राष्ट्रगान। और नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है। साथ ही साथ जो हमारे प्रथम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी इसी दिन चुना गया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, राष्ट्रगान को गाए जाने की अवधि है 52 सेकंड, जबकि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको गाए जाने की अवधि है 65 सेकंड। ये बातें आपको याद रखनी है सारी की सारी। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य जो होता है उस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता। जब आप भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पिनल कोड 1860 को पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे भाग 5 के अंतर्गत 76 से लेकर 106 तक धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत आप साधारण अपवाद देखोगे। इसको भी अंदर बाद में कैटेगराइज किया गया है। देखो, जो 96 से लेकर 106 तक का इसका भाग है, यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे आप इसका 100 नंबर का सेक्शन देखोगे तो उसमें लिखा गया है कि जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार है वो मृत्यु कारित करने तक हो जाएगा। यानी कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या कर सकते हो, किसी की मृत्यु भी कारित कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपकी जान जाने का खतरा है। लेकिन इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही नहीं कि भाई मुझे हल्का सा भी खतरा फील हुआ और आपने उठा के सामने वाले को टपका दिया, ऐसा नहीं होगा। जब हम आईपीसी पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको भी। वैसे तो मेरा लॉ सब्जेक्ट ही है, तो इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आईपीसी में जो सेक्शंस हैं वो सारी की सारी क्या क्या कहती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसी के अंतर्गत एक सेक्शन है 103, ये तो हो गया शरीर के बारे में बताती है। अब कभी कभी संपत्ति को लेकर भी होगा कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का जो विस्तार होता है वो मृत्यु कारित करने तक हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर्टी को लेके है, और ये क्या है, बॉडी को लेके है, शरीर को लेके। ठीक, ये सारी की सारी हम बातें जानेंगे। लेकिन इसमें कहा है कि जो आत्मरक्षा का अधिकार है वो कब उपलब्ध नहीं होगा, कब नहीं होगा, जो पब्लिक सर्वेंट होता है, लोक सेवक होता है, उसके द्वारा किया गया कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, आत्मरक्षा का अधिकार है तो आत्मरक्षा का अधिकार कब होगा आपको। अभी बताया हमने कि अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा करने के लिए भी होगा, जो हमने अभी अंडर सेक्शन 100 में देखा। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा के लिए भी होगा, चोरी लूट आदि के अपराध के लिए भी होगा, 103 में हमने देखा। तो ये सारे के सारे क्या है, अधिकार क्या देते हैं आपको, आत्मरक्षा का अधिकार देते हैं, सेल्फ डिफेंस का राइट देते हैं। और वो कब कब दिया जाएगा, कब कब नहीं दिया जाएगा, उसके लिए हम अच्छे से पढ़ेंगे। कब, जब हम इंडियन पिनल कोड पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है वो कहाँ से कहाँ तक है, 96 से लेकर 106 तक। और ये क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं, ध्यान रखना। इनको आर्टिकल नहीं बोलते, इनको धाराएं बोलते हैं। जबकि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखोगे उसमें सेक्शन नहीं है, उसमें क्या है, आर्टिकल बोलते हैं हम, अनुच्छेद बोलते हैं। जबकि यहाँ पर सेक्शन अर्थात धारा होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भारत का गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो देखो, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में क्या होगा, वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो देखो, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। कब, जब यह लागू हुआ। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय पर भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग
और जो अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल थी, उनकी संख्या 8 थी। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, जब भी कभी संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जाती है या फिर हटाई जाती है तो उसके लिए संविधान में सामान्यतः संशोधन करने की आवश्यकता होती है। जब हमने 9वीं अनुसूची को जोड़ा 8वीं के बाद में, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ा? प्रथम संविधान संशोधन करना पड़ा, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये हुआ था 1951 में, और इसके द्वारा हमने लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ बातें जोड़ी थी और साथ ही साथ जो भूमि उन्मूलन था उसका अंत कर दिया था। उसके बाद 10वीं अनुसूची को जोड़ा हमने 52वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि जो दल बदल निरोधक कानून है, उसके बारे में बात कही गई है कि कब किसी भी सांसद की या फिर विधायक की सदस्यता रद्द होगी, उसके बारे में वर्णन किया गया है। हालांकि लास्ट लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको उन सभी लेक्चर्स को देख लेना है। नेक्स्ट जो जोड़ेगी वो जोड़ेगी 11वीं अनुसूची। इस 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया, और ये थी पंचायतों से रिलेटेड। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया कब? 11वीं अनुसूची के द्वारा वर्ष 1992 में। इसके बाद 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची को जोड़ा हमने 74वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में ही। ठीक है, ये दोनों के दोनों लागू हुए थे 1993 में, जबकि आए थे कब? 1992 में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो 12वीं अनुसूची थी, ये थी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड। म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड मतलब जो शहरी अक्षेत्र होते हैं, शहरी अक्षेत्र के जो स्थानीय स्वशासित संस्थाएं होती हैं, उनमें नगर पालिका, नगर निगम, ये सभी आते हैं। तो इन सभी को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और आपको दूसरी बात और ध्यान रखनी है, जो म्यूनिसिपैलिटी है उसको 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, यानी कि 18 विषयों पर वो क्या कर सकती है? अपने यहाँ पर कानून बना सकते हैं। और ऐसे ही जो पंचायत है, पंचायत को प्रदान किए गए 29 विषयों पर कानून बना के सकती है। इनमें बेसिकली ये बातें बताई गई हैं, देखो, पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटी में, कि भाई जैसे पंचायत की बात करते हैं कि पंचायत का गठन कैसे होगा, उनका निर्वाचन कैसे होगा, जो यहाँ पर वुमेन होती हैं, एससी होते हैं, एसटी होते हैं, इनको आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से दिया जाए, उनका टेन्योर, जो कार्यकाल है, शक्ति है, ये सारी बातें बताई गई है। नेक्स्ट ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटी के लिए है। म्यूनिसिपैलिटी में क्या है कि जो नगर पालिका है उसका गठन कैसे होगा, निर्वाचन की शक्ति क्या क्या, योग्यता और अयोग्यता, इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको इतनी बातें बस ध्यान रखने की। आज भी जो वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियों की जगह कितनी हो चुकी है? 12 अनुसूचियां हो चुकी है। अब आपके मन में, कुछ के मन में डाउट आएगा कि यार आर्टिकल तो हमारे यहाँ पर 395 से ज़्यादा हैं। भाई ऐसा नहीं है। आज भी अगर आप देखोगे ना, जो भारतीय संविधान है उसका जो लास्ट आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल आपको क्या मिलेगा? 395 ही मिलेगा आपको। फिर आपके मन में डाउट आएगा कि भाई कुछ चीज़ें जोड़ी भी गई हैं, कुछ अनुच्छेद जोड़े भी तो गए हैं, वो कहाँ पर रखेगी? तो देखो, जब किसी भी अनुच्छेद को जोड़ा गया है ना, उसको किस तरीके से जोड़ा गया है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप देखोगे डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ पर है? भाग 4 में है, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आते हैं। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन वहीं आपने देखा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनको रसिया से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य, इनको भारतीय संविधान के भाग 4A में रखा गया है, और अनुच्छेद कहाँ पर? 51A में। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब भी आप संविधान में कोई चीज़ कैपिटल में देखते हो ना ऐसे, इसका मतलब होता है कि इसको भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, इनको बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो इसको जब जोड़ा गया, इसके लिए 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ वर्ष 1976 ईस्वी में। अब देखो, हमारे यहाँ पर आर्टिकल तो पहले से है 51 में ही एक अलग से क्या जोड़ दिया? 51A जोड़ दिया। ऐसे ही जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं ना, वो इसी तरीके से जोड़े गए हैं। आज भी जो लास्ट आर्टिकल है वो क्या है? 395 है। और ऐसे ही जो भाग हैं, भाग भी कितने हैं? आज भी 22 भाग हैं। ठीक, क्योंकि 4 में ही क्या जोड़ा? 4A जोड़ दिया। समझ आ गया आपके? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित किया गया? तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इसका आंसर। हमने बताया था कि जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में सबसे नीचे एक तारीख मेंशन की गई है, वो यही तारीख है
इन तारीख में से। अब उसको किस फॉर्म में लिखा है, विक्रम संवत के फॉर्म में लिखा है। अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन दे देता कि कब है 26 नवंबर 1949 को भारत की जो संविधान सभा थी उसने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया था, ये आप आसानी से लगा देते। लेकिन इसने किस फॉर्म में पूछ लिया, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कितना होता है, 57 ईयर आगे। तो 1949 में जब आप 57 जोड़ोगे तो क्या होगा, 9 और 7 16, 4 5 9 और 1 10, 19 और 1 20, ठीक है, 2006, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी, मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो ठीक है, इस तरीके से निकला है 2006। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं देखो आपको प्रस्तावना भी दिखाऊं तो उसमें आप देखोगे कि आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो समझ आ गया 2006 क्या होता है, मतलब कि ये विक्रम संवत है और ये क्या होता है 57 ईयर आगे होता है नॉर्मल कैलेंडर से, इस वाले से, ठीक है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर हम अपनाते हैं। और इस दिन क्या करता, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और देखो जब हम प्रस्तावना देख ही रहे हैं तो इससे कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे हमारी जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा आपको इसमें एक सीक्वेंस याद रखना है कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये जो सीक्वेंस है आपसे काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो इसमें 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितना, 3। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऐसे ही जो समता है, समता का मतलब है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये 2 प्रकार की है, ठीक। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रस्तावना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है या नहीं है। तो आप कहोगे बिल्कुल है, जो हमारी प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है। और ऐसा किस केस में कहा गया था, तो ये कहा गया था 1973 के केस में। 1973 का एक पॉपुलर केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, यानी कि केशवानंद भारती का जो केस आया था उसके अंदर ऐसा कहा गया था जो प्रियम्बल है वो किसका भाग है, हमारे संविधान का है। अब कोई चीज़ संविधान का भाग बन गई, जैसे हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो इसका मतलब हम प्रस्तावना में भी अब संशोधन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रस्तावना क्या बन गई, संविधान का भाग बन गई। तो इसके लिए जो मैडम इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने 42वें नंबर का संविधान संशोधन किया था वर्ष 1976 ईस्वी में। और इसके द्वारा उन्होंने 3 नए शब्दों को जोड़ा था। और वो 3 नए शब्द कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा कौन सा था, अखंडता। इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। इसका मतलब ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि 1976 से पहले ऐसा कौन सा शब्द था जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। तो ये 3 वर्ड नहीं थे, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, ठीक। और इसी 42वें संविधान को हम क्या मानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के रूप में जानते हैं। और जो प्रस्तावना का जो सबसे पहले कंसेप्ट आया था वो कहाँ पर आया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आया था, क्योंकि उसी ने अपने संविधान के अंतर्गत सबसे पहले प्रस्तावना को लिखा गया था। और सबसे पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी किसका है, अमेरिका का ही है। कब लिखा गया था, 1787 ईस्वी में। अब देखो जब प्रस्तावना का विचार सबसे पहले यूएसए में लिया गया था तो भारत ने भी क्या करा, जो आइडिया लिया है ना प्रस्तावना का, तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से ही लिया है। क्योंकि जब आप देखोगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसमें लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे ही जो अमेरिका का संविधान है उसमें लिखा गया है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक। ऐसे ही फॉर्मेट है, यानी कि जो आइडिया है वो हमने कहाँ से लिया है, प्रस्तावना का अमेरिका से लिया है। जबकि जो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो हमने कहाँ से लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट जब हम प्रेम्बल डिस्कस करेंगे तो उसमें इन सभी क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का गणतंत्र के रूप में कब जन्म हुआ। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था उसी समय पर भारत क्या बना था, गणतंत्र बना था। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो आप कहोगे 26 जनवरी 1950 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद।
जो हैदराबाद की जो देसी रियासत थी इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। जो इसके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट अगर आपसे मैं पूछूं कि जो जूनागढ़ है इसको भारत में किस प्रकार से मिलाया गया था, तो आप कहोगे जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था, जनमत संग्रह। जबकि जो कश्मीर है, कश्मीर को हमने विलय पत्र के आधार पर भारत के अंतर्गत मिलाया था। ठीक, ये बातें आपको याद रखनी है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद को भारत में कैसे मिलाया था, तो इसके लिए हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन पोलो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 338। अगर मैं आपको और भी अच्छे से बताने की बात करूं तो जो आर्टिकल 338 है यानी कि 338 है, इसके अंतर्गत एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट अर्थात जो अनुसूचित जाति है इसके लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ऐसे ही जो आर्टिकल 338 ए है उसके अंतर्गत एसटी के लिए है और 338 बी के अंतर्गत किसके लिए है? ओबीसी के लिए है। और यह अभी हाल फिलहाल में हुआ है, जो 102 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है वर्ष 2018 में, उसके द्वारा जो ओबीसी है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत इसको रखा गया है। ऐसे ही जो 338 ए के अंतर्गत है उसके अंतर्गत एसटी जो शेड्यूल ट्राइब है अर्थात अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाने की मांग की गई थी। और ये कब हुआ था? ये होता 89 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब? वर्ष 2003 में। ठीक, और एससी के लिए तो पहले से ही है 338 में। ठीक, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि अभी जो 105वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ है वो किस चीज़ को लेकर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया था? तो देखो सिंपल सी बात है, किस में परिवर्तन आया था? तो भाई शिक्षा में आया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस एक्ट में कहा गया था कि हम क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, यानी कि 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था पहली बार। कौन से एक्ट में? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 चार्टर एक्ट से रिलेटेड कुछ और बातें क्या याद रखनी है आपको, जैसे इसके अंतर्गत जो ईसाई मिशनरीज होते थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे, उनको भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दे दी गई थी। साथ ही साथ इस एक्ट के माध्यम से दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जैसे हमारे यहाँ पर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को व्यापार करने में जो एकाधिकार मिला हुआ था उसको समाप्त कर दिया था, यानी कि जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको समाप्त कर दिया था। कब? 1813 ईस्वी में। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी इसकी जो चाइना के साथ व्यापार की पॉलिसी थी, जो ट्रेड की पॉलिसी थी, और चाइना से जो चाय का ट्रेड करते थे, इस पर अभी भी मोनोपोली बनी हुई थी कंपनी की। लेकिन ये मोनोपोली भी आगे जाकर 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ख़त्म हो गई थी, यानी कि जो कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से ख़त्म हुआ वो 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ। 1813 में वैसे ख़त्म हो गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ में व्यापार बना हुआ था। दूसरी बात आपको याद रखने 1813 में कौन सी, कि जो ईसाई मिशनरीज आए थे उनको भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने की फैसिलिटी मिल गई थी कि आप क्या कर सकते हैं, भारत में जाइए और क्रिश्चियनिटी को बढ़ाइए। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इसमें भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल के टॉपिक प्रियम्बल में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।